हमारी कहानी उस दिन शुरू होती है जब उसके पिता अपने एक पुराने साथी की बेटी को घर लाए, यह कभी सोचे बिना कि वह उससे प्यार करने लगेगा। यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी, जैसा कि बाद में पता चला, दूर से चुपके से उसकी सराहना करता था। अपने पिछले जीवन में उसी दोस्त द्वारा उकसाए जाने पर उसने अपने कॉलेज परीक्षा से सिर्फ 30 मिनट पहले अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने उसे एक ऐसी ठंडक के साथ ठुकरा दिया जिसने उसे चुभन दी। सच कहें तो उसका समय इससे बदतर नहीं हो सकता था। निराशा से चकनाचूर होकर वह परीक्षा में असफल हो गया और अंततः उसके माता पिता द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच उसके दोस्त ने उसे जीतने के लिए अपने अच्छे लड़के के मुखौटे का इस्तेमाल किया और आखिरकार उससे शादी कर ली। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली। उसका पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि अस्वीकृति पहले ही हो चुकी थी। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। इस बार उसने फैसला किया कि वह प्यार के लिए नहीं तड़पेगा। इसके बजाय वह अपने पिछले जीवन में की गई परीक्षा के गहन अध्ययन पर निर्भर रहेगा। भविष्य की अपनी यादों के साथ उसका एकमात्र लक्ष्य एक शीर्ष स्तर के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करना था। वह किंग्स कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था और आखिरकार एक ऐसा जीवन जीना चाहता था जो मुफ्त और पूरी तरह से बेफिक्र हो। आधा घंटा बाकी रहने पर उसकी सौतेली बहन, जिसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था, उसे वहां इंतजार करते हुए मिली। उसने उससे कहा कि कल जो हुआ उसे एक मजाक के रूप में ले और फिलहाल अपनी तैयारी पर ध्यान दे। उसने आगे कहा कि वह 2 महीने के समय में साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में उसका इंतजार करेगी। उसने अपना सिर घुमाया और बेला को अपनी सैन्य अकादमी मिलिट्री एकेडमी की वर्दी में सजदज के देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, लेकिन उसकी आकर्षक उपस्थिति को नजरअंदाज करना असंभव था। स्वाभाविक रूप से एक पूरी तरह से साधारण ध्यान भटकाव। जब उसने देखा कि वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है, वे बस उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ने लगी। उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, अपना पेन केस पकड़ा और ध्यान दिया कि समय लगभग खत्म हो चुका है। जैसे ही वह परीक्षा के लिए निकला, बेला वहां हैरान खड़ी रह गई। उससे अपने आमतौर पर चिपके रहने वाले भाई के इतने अलग होने की उम्मीद नहीं थी। उसने बस उसकी नजर को नजरअंदाज कर दिया। अब उसके पास चिंता करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीजें थी। वह सीधे चेक पॉइंट की ओर बढ़ा और दौड़ने लगा। ठीक समय पर परीक्षा हॉल पहुंचने के लिए एक टैक्सी पकड़ी। इस नए जीवन में हम देखते हैं कि उसका बेला के पीछे भागने का अब कोई इरादा नहीं है। अपने पिछले जीवन में उसने अपना पूरा अस्तित्व बिना किसी वास्तविक उद्देश्य के भटकते हुए बिताया था। इस बार वह कड़ी मेहनत करने और प्रवेश परीक्षा पास करने के अवसर को छीनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसकी योजना सरल थी, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना और अंततः सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का जीवन जीना। वह दुनिया देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब उसने परीक्षा समाप्त की और इमारत से बाहर निकला तो सूरज ढलना शुरू ही हुआ था। बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों ने थके हुए छात्रों का साक्षात्कार इंटरव्यू लेने के लिए भीड़ लगा दी। उसने उनसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक माइक ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। रिपोर्टर ने उसे पुकारा, हालांकि पहले ही देर हो रही थी। उसने बेला के बगल में खड़े जैक की विजयी मुस्कान देखी और उसे एहसास हुआ कि जैक ने इस पूरे दृश्य की रचना की थी, क्योंकि जैक भी बेला से प्यार करता था। उसके अपने दयनीय पिछले जीवन ने केवल उनके रोमांस का रास्ता साफ करने का काम किया था, लेकिन अब सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा था। उसने जैक को धक्का दिया, जो बस बोलने ही वाला था, और शांति से पत्रकारों का सामना किया। प्यार में पड़ना कोई अपराध नहीं है और न ही अपनी भावनाओं का इजहार करना, लेकिन अब इनमें से किसी भी बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे विश्वास था कि वह उड़ते हुए रंगों, उत्कृष्ट अंकों के साथ इस परीक्षा को पास कर लेगा। उन्हें धन्यवाद देने के बाद सूर्यास्त ने उसे रोशन कर दिया। फुटपाथ पर एक लंबी सीधी छाया डाली। उसने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वह घर जिसके लिए वह अपने बुरे सपनों में इतनी शिद्दत से तरसता था, आखिरकार फिर से उसकी पहुंच में था। अचानक एक जानी पहचानी और स्नेही आवाज ने उसे पुकारा। उसने ऊपर देखा और अपने पिता को बड़े बबूल लोकस्ट के पेड़ के नीचे इंतजार करते देखा। वही जगह जहां से वे उसे स्कूल से लिया करते थे जब वह एक छोटा लड़का था। उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और एक छोटे से पल के लिए झिझके, शायद यह महसूस करते हुए कि कुछ बदल गया था। उसके पिता ने बात की।
बेला से एक दिन पहले कहे गए शब्दों को सुनने का जिक्र किया। उन्होंने लड़के की मां को बताने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी लापरवाही के लिए उसे एक मूर्ख बच्चा कहा। उन्होंने उसे याद दिलाया कि बेला व्यावहारिक रूप से उसकी बहन थी, जिससे वह युवक पूरी तरह से सन्न रह गया। अपने पिता की आंखों में गहरी चिंता देखकर उसने अपने गले में एक भारी गांठ महसूस की। अपने पिछले जीवन में बेला के सामने उस स्वीकारोक्ति ने सार्वभौमिक आलोचना के अलावा कुछ नहीं लाया था। उनके माता पिता फैसले के बवंडर में फंस गए थे। तनाव से उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। एक थके हुए चेहरे के साथ उसने अपने पिता को आगे बढ़ते देखा और जल्दी से पकड़ने के लिए दौड़ा। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया, ये समझाते हुए कि उसने निर्भरता को प्यार समझकर भ्रमित कर दिया था। अब से उसने बेला को केवल एक बहन के रूप में देखने का वादा किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन शब्दों पर उसके पिता का चिंतित भाव आखिरकार ढीला पड़ने लगा। जैसे ही पिता और बेटे ने आंगन में प्रवेश किया, उन्होंने बेला को ठीक प्रवेश द्वार पर खड़े पाया। उसके पिता ने उसकी पीठ थपथ पाई और पहले अंदर चले गए। ढलते सूरज ने बेला के ठंडे अलौकिक चेहरे को एक नरम फीकी रोशनी में नहला दिया। उनकी आंखें मिली और एक लंबे पल के लिए में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद खुद ही था जिसने एक कोमल मुस्कान के साथ तनाव को तोड़ा। उसने उसे बहन कहा और पिछले दिन कही गई बकवास के लिए माफी मांगी। उसने दावा किया कि उसके फैसले में एक क्षणिक चूक हुई थी और उसने उससे एक ईमानदार माफी मांगी। उसने उससे कहा कि वह इस पर ध्यान न दे और जोर देकर कहा कि वे हमेशा के लिए बस एक परिवार रहेंगे। बेला ने इस शांत स्पष्टीकरण को सुना, लेकिन गहराई में उसने अकथनीय गुस्से की लहर महसूस की। कल ही वे उसे पकड़े हुए था और वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। उसने खुद से कहा कि वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी रातों रात उसका पूरा रवैया पूरी तरह से बदल गया था। क्या उसने सच में उन अनुचित भावनाओं को त्याग दिया था, या यह केवल दिखावटी उदासीनता की एक रणनीति थी? बेला ने उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा कि उसे खुशी है कि वह आखिरकार स्पष्ट रूप से सोच रहा है। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आखिरकार किसी भी युवा के जीवन में एक बड़ा मोड़ है। उसने उसे याद दिलाया कि उसे अपना दिमाग सही रास्ते पर केंद्रित रखने की जरूरत है। वह बस एक मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, क्योंकि बेला अपने कमरे में गई और एक कैंपस फोटो एल्बम ले आई। उसने इसे सौंप दिया, यह ध्यान देते हुए कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रवेश मानक हर साल बढ़ते हैं। उसने उससे कहा कि उसे अपने सपनों के स्कूल में जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन जैसे ही उसने एल्बम पकड़ा और अपने हाथों में साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देखा, उसकी मुस्कान एक संक्षिप्त स्पष्ट पल के लिए जम गई। अपने पिछले जीवन में उसका दिल और आंखें पूरी तरह से बेला के पीछे भागने में लगी हुई थी। स्वाभाविक रूप से वे उस समय उसके सैन्य जिले के निकटतम विश्वविद्यालय में भाग लेना चाहता था। बाद में उसे जीतने में असफल रहने पर उसका जीवन दयनीय हो गया। वास्तव में एक कठोर सबक या दुर्लभ दूसरा मौका मिलने पर अब वह इसके बजाय दृढ़ता से किंग्स बे यूनिवर्सिटी को चुन रहा था। वह भाषा विज्ञान पढ़ना चाहता था, जो उसका एक सच्चा जुनून था, और विभिन्न संस्कृतियों की विविध विशेषताओं का पता लगाना चाहता था। उसने विभिन्न परंपराओं का अनुभव करने और दुनिया के साथ साझा करने के लिए उन्हें किताबों में संकलित करने का सपना देखा। वह चाहता था कि दूसरे भी उसके देश से उतना ही प्यार करें जितना वह करता था, और उसने बेला को अपने कमरे में वापस जाते देखा। अंत में उसने उसके सामने अपनी पसंद में बदलाव का जिक्र अभी ना करने का फैसला किया, क्योंकि भविष्य में उन दोनों का अपना अलग जीवन होगा। इसलिए उसे लगा कि चुप रहना ही बेहतर है। वह एल्बम को अपने कमरे में ले गया, रेडियो चालू किया और नए सिरे से ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने खुद को अपने हितों में लीन कर लिया जब तक कि रात के खाने का समय नहीं हो गया। जब परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ तो हम परिवार को रात के खाने के लिए इकट्ठा होते देखते हैं, कुछ ऐसा जो काफी समय से नहीं हुआ था। बेला की माँ ने एक ऐसा भोजन तैयार किया था जो उस बहुत सी गर्मी का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे वह अपने पिछले जीवन में एक तैरती हुई कुमुदनी लिली की तरह दूर चला गया था। यह सोचकर वह गहराई से द्रवित महसूस कर रहा था और क्षण भर के लिए विचलित हो गया। जेफ, तुम क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। कुछ अलग लग रहा था। बेला की माँ ने उसकी कटोरी में भोजन का एक टुकड़ा रखा और चिंता के स्पर्श के साथ पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने बस अपना सिर हिलाया और एक हल्की आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है। बेला की माँ तुरंत प्रसन्न हो गई।
यह ध्यान देते हुए कि यदि वह साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो कितना अद्भुत होगा। क्योंकि उसकी बड़ी बहन वहां सैन्य जिले में काम करती थी, इसलिए वह उसकी देखभाल कर सकेगी। चॉपस्टिक पकड़े उसका हाथ हवा में ही जम गया। माँ ने ध्यान नहीं दिया और अपने विचारों का सिलसिला जारी रखा। उसने जिक्र किया कि वह और उसके पिता बूढ़े हो रहे हैं और भारी शैक्षणिक बोझ के कारण वे अक्सर घर पर नहीं रहेगा। साउथ वेस्ट में पास में उसकी बहन होने से उसके माता पिता को आखिरकार कुछ शांति मिलेगी। सच कहें तो वे बस उसे सुरक्षित चाहते थे। सच लगभग उसके होठों से निकल ही गया था, फिर भी उसने इसे अपने तक ही रखने का फैसला किया। गर्मी के बाद वह आखिरकार 18 साल का होने वाला था। बाद में उस रात वह अपने बाल सुखाते हुए बाथरूम से निकला, जल्दी आराम करने के इरादे से। लेकिन तभी उसने आंगन में एक जानी पहचानी आकृति देखी। बेला वहां खड़ी थी और उसने शांत आवाज में पूछा, रात के खाने के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ था। उसने तुरंत अपने बाल सुखाना बंद कर दिया। अपने पिछले जीवन में उसने बेला का एक छाया की तरह पीछा किया था, लेकिन वे हमेशा अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से केंद्रित रही थी। वे केवल अपने पिता के पदचिन्हों पर चलना चाहती थी और मातृभूमि की रक्षा के मिशन को पूरा करना चाहती थी। तब वे पीछे चल रहे उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था। उसे इस बार उसके मूड पर इतना ध्यान देने की उम्मीद नहीं थी। उसने एक हल्की मुस्कान दी और उससे कहा कि यह कुछ भी नहीं है। बस घर छोड़ने के विचार ने उसे थोड़ा उदास कर दिया। नरम चांदनी के नीचे बेला ने उसकी ओर नीचे देखा। वह अभी भी उससे एक सिर छोटा था। किसी वजह से उसे लगा कि अचानक उसे पढ़ना बहुत अधिक कठिन हो गया है और वास्तव में कोई उससे दोष भी कैसे दे सकता है। वह रात के आकाश में तारों को चुपचाप देखता रहा, यह जानते हुए कि भविष्य में उनकी सराहना करने के लिए शांति पाना शायद कठिन होगा। एक शिक्षक ने एक बार कहा था कि विश्वविद्यालय जाने के बाद किसी की मातृभूमि में वसंत या पतझड़ नहीं होता, केवल सर्दी और गर्मी होती है। सच कहें तो यह एक गंभीर विचार था। जितना अधिक हम बढ़ते हैं उतना ही कम हम घर लौटते हैं। उनमें से किसी ने आगे बात नहीं की। एक आरामदायक खामोशी में गिर गए। उसी क्षण जेफ की मां रसोई से पहुंची और बेला की ओर मुड़ी। बेला, आज मैच में कर शादी कराने वाली मुझसे मिलने आई थी। वह चाहती है कि तुम यू परिवार के उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाओ। वह जस्टिन का जिक्र कर रही थी। सेना में शामिल होने से पहले मौका क्यों न लें। जाओ और उससे मिलो। बेला धीरे से हंसी और फिर सहमति में सिर हिलाया, ये कहते हुए कि उसके लिए ये ठीक है। माँ तुरंत मुस्कुराई और कहा कि वे मैच मेकर को अपना जवाब दे देंगी और जल्द ही जस्टिन के साथ डेट तय कर देंगी। वह लड़का भरोसेमंद था और अगर वे अनुकूल थे तो वे बाद में इसे आधिकारिक बना सकते थे। इस तरह जब वह सेना में शामिल होगी तो उसकी देखभाल करने के लिए कोई वहां होगा। जैसे ही जेफ की मां चली गई, हम बेला को भी अंदर जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। अपने पिछले जीवन से जस्टिन के दुष्ट चेहरे को याद करते हुए जेफ ने उसे चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला। बेला, जस्टिन उतना मासूम नहीं है जितना वह दिखता है। कल जब तुम्हारी डेट हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उसने उसे ठंडी नजर से देखा। वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम्हें उस पर इस तरह की कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। बेला के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे जेफ सुन्न रह गया। अपने पिछले जीवन में उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि बेला जस्टिन के बचाव में कैसे कूद पड़ेगी। उसने असहायता की एक लहर महसूस की। ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंताएं व्यर्थ थी। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बेला के पक्ष में कौन रहा। भविष्य में अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह अपने कमरे में लौट आया और लाइट बंद कर दी। आने वाले दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे पर्याप्त नींद की आवश्यकता थी और वास्तव में कोई उसे दोष भी कैसे दे सकता है। अलार्म घड़ी ठीक 7:30 बजे बजी। उसने नाश्ता किया, अपना परीक्षा पास और लिखने की सामग्री की जांच की और परीक्षण केंद्र की ओर चल पड़ा। जब प्रश्न पत्र बांटे गए तो उसका तनावग्रस्त चेहरा आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। बीती रात उसने सवालों की भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी और किस्मत से वह सही था। इस बार उसे यकीन था कि वह सामान्य से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, शीर्ष अंक प्राप्त कर सकता है। अटूट आत्मविश्वास की मुस्कान के साथ उसने परीक्षा पर तेजी से लिखना शुरू कर दिया। समय बीतता गया जब तक कि अंतिम घंटी नहीं बज गई। सभी विषय समाप्त हो गए थे। 10 से अधिक वर्षों तक पढ़ी गई पुस्तकें, अटेंड की गई कक्षाएं, उसका पूरा अतीत, यह सब केवल कुछ परीक्षाओं में संपन्न हो गया। वह कक्षा से बाहर निकला और अपनी बाहों को फैलाया। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया
और वे उच्च उत्साह में गांव वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही वे पहुंचा, उसने पाया कि हर कोई अजीब नजरों से उसे देख रहा था। उसने मुश्किल से 2 कदम ही उठाए थे कि वे अप्रिय शब्द उसके कानों तक पहुंचे। वे फुसफुसा रहे थे कि वह परिवार का वही लड़का था जिसने अपनी ही बहन से इजहार किया था। कौन सा विश्वविद्यालय ऐसे अनैतिक व्यक्ति को स्वीकार करेगा? पड़ोसियों का दावा था कि परिवार ने ऐसे बेशर्म बेटे को पाला है कि निश्चित रूप से उनके पैतृक कब्रिस्तान की स्थिति खराब थी। एक ने तो यहाँ तक बड़बड़ाया कि अगर जेफ उसका बेटा होता तो वह उससे पीट पीट कर मार डालता। कुछ लोग सचमुच मोटी चमड़ी के होते हैं, हमारे गांव को शर्मसार करते हैं और फिर भी यहाँ रहने की हिम्मत करते हैं। यह सुनकर उसने पूरी तरह से सुन्न महसूस किया, जैसे कि वह अपने पिछले जीवन के दुस्वप्न में लौट आया हो। तब बेला से उसके इजहार की खबर रातों रात पूरे गांव में फैल गई थी। उस पल में उसका दिमाग खाली हो गया। उसने शर्म से अभिभूत महसूस किया। जब वह खुद को समझाना चाहता था तो उसे शब्द नहीं मिले। अंत में उसके पिता पर भी आरोप लगाया गया, क्योंकि यदि बेटा अशिक्षित है तो दोष माता पिता का है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अपनी छिपी हुई ताकत को इकट्ठा करते हुए वे घूमा सीधा खड़ा हुआ और सभी की आंखों में आंखें डालकर देखा। एक साफ आवाज में उसने पड़ोसियों को बताया कि उसके और बेला के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसने समझाया कि किसी से प्यार करना कोई गलती नहीं है, हालांकि वह साधारण निर्भरता और सच्ची भावनाओं के बीच अंतर करने के लिए बहुत छोटा था। अब हालांकि उसका दिमाग आखिरकार साफ था। उसने वादा किया कि बेला जिससे भी शादी करेगी वह उसे आशीर्वाद देगा, लेकिन उन्हें आगे पीठ पीछे वार करने या मानहानि करने के खिलाफ चेतावनी दी। अपने पिछले जीवन से वह अच्छी तरह जानता था कि अफवाहें कैसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। भागने से केवल चीजें बदतर होती हैं, और इस बार उसने छिपने से इनकार कर दिया। भीड़ उसके अचानक थोपे गए रवैये से चौंक कर चुप हो गई, क्योंकि वह शांति से घर चला गया। घर में प्रवेश करते हुए हम उसकी माँ को हाथ में प्लेट लेकर रसोई से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसने उससे कहा कि खाने से पहले अपनी बहन का इंतजार करे। उसने उससे प्लेट ले ली। संयोग से उसने पूछा कि उसकी बहन कहाँ गई है, और उसकी माँ उस पर व्यापक रूप से मुस्कुराई। उसने समझाया कि बेला जैक के साथ कल अपनी ब्लाइंड डेट के लिए एक उपहार खरीदने गई थी। उसने चुपचाप सुना। इस खबर के बारे में गहराई से आश्चर्यजनक रूप से कम भावना महसूस की। उसने बेला से जैक को इतना महत्व देने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आमतौर पर शांत अलग प्रकृति को देखते हुए यह पता चला कि उसने काफी देखभाल के साथ जैक के लिए एक उपहार तैयार किया था। जैसे ही आखिरी व्यंजन मेज पर पहुंचा, बेला लौट आई। उसके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। अंदर हम शर्ट, चमड़े के बैग, रक्षित अंडे और यहाँ तक कि कुछ बर्फ के केक देखते हैं। उसने सोचा कि उसने इतना सब क्यों खरीदा, जैसे कि अफवाहें वास्तव में सच थीं। कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसने सामान नीचे रखा और उस पल में उसके सच्चे इरादे विनम्र तैयारी के मुखौटे के पीछे छिपे रहे। हमारी कहानी एक मोड़ लेती है जब हम डिजिटल दुनिया और उसके साथ अक्सर आने वाले धोखे पर विचार करते हैं। यह उच्च दाम और बढ़ी हुई चिंताओं से भरा परिदृश्य है, जहां दुनिया के अधिकार नाजुक महसूस होते हैं। मार्शल फिगुएरोआ और वे प्रतिज्ञाएं जो शांतेल के दिल के बहुत करीब हैं, यह सब एक टूटने के बिंदु पर पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। वह खुद को विचारों में खोया हुआ पाया, याद करते हुए कि जब से बेला पहली बार उनके घर आई थी तब से अतीत कैसा था। वह हमेशा उसके लिए बहुत अच्छी रही थी, जैसे कि जब वह 10 साल का था और भीगने के बाद उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। उसने उसके बुखार को तोड़ने के लिए गर्म तौलियों का इस्तेमाल किया और पूरी रात उसके बगल में रही। 12 साल की उम्र में जब एक बड़े छात्र द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा था, तो बेला ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसका बचाव किया। एक शीर्ष छात्रा होने के बावजूद उसे केवल उसकी रक्षा करने के लिए अपनी पहली फटकार मिली। जब वह 15 साल का था और खेलते समय पहाड़ों में खो गया था, तो उसने पूरी रात खोज की और उससे कंधे पर उठाकर घर ले आई। लेकिन बाद में एक बार जब बेला सेना के लिए चली गई तो उनका रिश्ता धीरे धीरे दूर होने लगा। और अब हम यहाँ हैं जब वे शादी करने और अपना खुद का एक नया परिवार शुरू करने के कगार पर है। उसने उससे जुड़ी हर चीज को इकट्ठा किया, जिसमें उनकी तस्वीरें और एक लग्जरी केस शामिल था जो उसने उसे दिया था। उसने अपने बचपन के खिलौने और बाकी यादों को अलग रख दिया। उन्हें अगले दिन फेंकने की योजना बनाई। अगली सुबह उसने कार्डबोर्ड के डिब्बे को उठाया और बाहर निकल गया। जैसे ही सामने का दरवाजा खुला,
वहां बेला खड़ी थी, जिसने अपनी सामान्य सैन्य वर्दी को एक बिल्कुल नई गुलाबी पोशाक से बदल दिया था। उसने उसके हाथों में डिब्बे पर नजर डाली और बहुत शांत आवाज में उससे पूछा कि वे क्या ले जा रहा था। उसने उससे कहा कि वे केवल पुराने दस्तावेज और उसके बचपन के कुछ खिलौने थे। उसने समझाया कि वे उन्हें अनाथालय में दान करने की योजना बना रहा था। एक शांत, स्थिर नजर के साथ बेला को जवाब दे रहा था। उसने बिना कोई और सवाल पूछे सिर हिलाया और सीधे निकास की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वह वापस मुड़ी और जोड़ा, मम्मी से कह देना कि मैं रात के खाने के लिए वापस नहीं आऊंगा। उसने उसे आंगन से बाहर जाते हुए देखा। कुछ पल बाद उसने बॉक्स के ऊपरी हिस्से को नीचे देखा और ध्यान दिया कि फोटो फ्रेम उल्टा पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सच कहें तो उसे बहुत कम परवाह रही होगी जो उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि फ्रेम में वही इकलौती फोटो थी जो उन दोनों की साथ में थी। थोड़ी देर बाद वह मुख्य सड़क पर गया और अपने हाथों में मौजूद सामान को कचरे में फेंक दिया। नाश्ते के बाद वह बस पकड़कर शहर गया। उसका इरादा यूनिवर्सिटी के लिए कुछ सामान खरीदने का था। उसने शहर के उत्तर से दक्षिण तक का सफर तय किया, कई किताबों की दुकानों में तब तक खोजबीन की जब तक कि उसे केनाब यूनिवर्सिटी के बारे में किताबें नहीं मिल गईं। फिर वह थर्मस, कपड़े धोने का टब और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने मॉल गया। आखिरकार जब वह एक मेडिकल स्टोर फार्मेसी के पास से गुजरा तो उसे कुछ याद आया। उसने बीती रात अपनी माँ को खांसते हुए सुना था, इसलिए वह अंदर गया ताकि कुछ हर्बल दवाएं और सिरप खरीद सके। हाथों में सामान भरे हुए वह घर वापस जाने के लिए बस पकड़ने ही वाला था कि तभी वह एक ज्वेलरी स्टोर के पास से गुजरा। अंदर से एक दुकान कर्मचारी की उत्साहित आवाज बाहर आई, ओह, यह घड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। आपकी पत्नी की पसंद बहुत बढ़िया है। अनजाने में उसने अंदर झांका और बेला व मार्शल की आकृतियों पर उसकी नजर पड़ी। वहां बेला मार्शल का हाथ पकड़े हुए उसकी कलाई पर एक खूबसूरत घड़ी पहन रही थी। उसी पल उसने पूरी तरह से उसका हाथ छोड़ दिया था। जब उसने उस दृश्य को देखा तो केवल वे 3 शब्द ही उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसके दिल में एक भी भावना पैदा नहीं हुई। उसने अपना मुंह फेर लिया और जाने लगा, लेकिन मार्शल अपनी बाह में बाह डाले हुए और बेला दुकान से बाहर निकल आए। ईथन, क्या इत्तेफाक है, उसने पूरी तरह से बेपरवाही से जवाब दिया और समझाया कि वह बस कुछ सामान खरीद रहा था। मार्शल के चेहरे पर गर्व की एक चमक उभरी और वह मुस्कुराता रहा। उसने ऐलान किया कि बेला के साथ उसकी डेट सफल रही और वे जल्द ही शादी करने जा रहे हैं, और पूछा कि क्या ईथन को कोई आपत्ति है। बोलते बोलते उसने बार बार अपना हाथ घुमाया, जानबूझकर अपनी कलाई पर बंदी घड़ी का दिखावा किया। ईथन ने उस पर करीब से देखा भी नहीं और पूरी शांति से जवाब दिया। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को उनसे दूर करने का फैसला कर लिया था। वे जो कुछ भी करते उसका अब उससे कोई लेना देना नहीं था। मार्शल वहां हैरान खड़ा रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ईथन की प्रतिक्रिया इतनी ठंडी और बेपरवाह होगी। एक पल के लिए वह उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और अपने बगल में खड़ी औरत की तरफ मुड़ा। उसने बेला से कहा कि अब से वे सभी एक ही परिवार हैं। उसने दावा किया कि उसका भाई अब उसका भी भाई है। बेला ने उसकी ओर प्यार से देखा और सहमति में सिर हिलाया। ईथन बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। अपने पिछले जीवन को जीने के बाद वह पहले से ही मार्शल का असली चेहरा जानता था। इस जीवन में वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसे दोबारा कभी दोस्त मानना तो दूर की बात थी। मार्शल के चेहरे की मुस्कान और भी साफ हो गई। उसने ईथन को और सामान खरीदने के लिए उनके साथ चलने का न्योता दिया, मानो वे सबसे अच्छे दोस्त हों। ईथन ने बिना दोबारा सोचे उस ऑफर को ठुकरा दिया और उनसे कहा कि उसका काम हो गया है और वे घर जा रहा है। उसने बस पकड़ी और चला गया। बेला ने उसके पीछे से जाते हुए देखा और उसकी खामोश आंखें मिलीजुली भावनाओं से गहरी हो गईं। आखिरकार उसने कुछ भी नहीं कहा। जब वे घर पहुंचा तो उसने हर्बल दवाएं और सप्लीमेंट्स अपनी मां को दिए। फिर वह मेज पर बैठ गया और बेसब्री से काबे यूनिवर्सिटी के बारे में किताब खोली। वह तुरंत स्कूल की सांस्कृतिक विरासत से मंत्रमुग्ध हो गया। उसे पता ही नहीं चला और रात हो गई। उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वह खोलने के लिए उठा और देखा कि बेला प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसने ध्यान दिया कि उसकी लाइट अभी भी जल रही थी और पूछा कि वह अभी तक सोया क्यों नहीं है। उसे सादगी से जवाब दिया। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया कि वह बस सोने ही वाला था। बेला ने उसे इतना
खिंचा खिंचा देखकर वह सिकोड़ी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके प्रति उसका रवैया हाल ही में ठंडा हो गया था, जिससे उसे एक हल्की अकथनीय चिढ़ हुई। उसने यूं ही इधर उधर देखा और ध्यान दिया कि कमरे में डेस्क का एक कोना खाली था। उसकी बात सुनकर उसके सीने की जलन थोड़ी शांत हुई। उसने उससे आराम करने को कहा और गुड नाइट कहा। उस संक्षिप्त बातचीत के बाद वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। अपने पिछले जीवन में उसने कभी बेला से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे हमेशा पता चल जाता था। लेकिन अब चीजें अलग थी। यहाँ तक कि उसका एक मामूली झूठ भी उसने पकड़ लिया था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। आने वाले दिनों में पढ़ाई के अलावा वह बस परीक्षा के परिणामों के जारी होने का इंतजार करता रहा। जहां तक बेला की बात थी, वह हर दिन जल्दी निकल जाती और देर से लौटती। मार्शल के लिए अपनी भावनाओं को बढ़ाती रही। दिन पानी की तरह बीतते गए और 4वीं जून आ गया, जिस दिन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने थे। हम देखते हैं कि ईथन सुबह जल्दी उठता है और अपने अंक चेक करने के लिए स्कूल जाता है। जैसे ही वह स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, एक सफेद वॉक्सवैगन सांताना आकर रुकी। एक आवाज ने पूछा कि क्या वो भी अपने अंक चेक करने आया है। ईथन कार से बचने ही वाला था कि किसी ने उसका नाम पुकारा, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। नाजुक नैन नक्श वाली एक औरत बाहर निकली। अपने होठों पर मुस्कान लिए वह पास आई। पीछे सोचकर उसे याद आया कि वह उसकी क्लास की लूसी थी। वह एक ऐसी औरत थी जो हमेशा मुस्कुराने के लिए तैयार रहती थी। सच कहें तो उसे वह मुश्किल से याद थी। लूसी का परिवार काफी अमीर था, क्योंकि उसके माता पिता उच्च पदस्थ अधिकारी थे। हालांकि उन्होंने पहले शायद ही कभी बात की थी और वे करीब नहीं थे। फिर भी उसने शिष्टता से सिर हिलाया, लेकिन लूसी को उसके रूखेपन से कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा। हैरान करने वाली आत्मीयता के साथ उसने सुझाव दिया कि वे एक साथ अंदर चले। साथ में वे परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक के कार्यालय में दाखिल हुए। ग्रेड रिपोर्ट प्राप्त करने के क्षण, हालांकि ईथन पहले ही अपने अंक का अनुमान लगा चुका था, फिर भी उसने थोड़ी घबराहट महसूस की। गहराई में उसने अपनी तेज होती धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही उसने रिपोर्ट खोली और अंतिम योग को नीचे देखा, सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह सफेद कागज पर काली स्याही थी। उसने 680 अंक प्राप्त किए थे। आखिरकार उसकी नसों का तनाव दूर होने लगा। उसने पिछले वर्षों में केनी बे यूनिवर्सिटी के कट ऑफ अंक चेक किए थे, जो लगभग 680 अंक थे। यह स्कोर अंदर दाखिला पाने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। उसने प्रोफेसर वोंग का धन्यवाद किया और अपने माता पिता को अच्छी खबर देने के लिए जल्दी घर लौटना चाहता था। लेकिन उसने इंतजार किया पर बस कभी नहीं आई। खुशकिस्मती से लूसी ने उसे लिफ्ट की पेशकश की। घर पहुंचने पर वे कार से बाहर निकला और बेला और मार्शल को बाहों में बाहें डाले आंगन से बाहर निकलते देखा। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसने लूसी का शुक्रिया अदा किया, जो अभी भी अपनी उज्जवल मुस्कान बिखेर रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या वह सच में उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है, यह बताते हुए कि परसों उसका जन्मदिन था और उसने उसे साथ चलने का न्योता दिया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह बस मुस्कुरा दिया और जैसे ही लूसी गाड़ी चलाकर चली गई, वह अंदर जाने की तैयारी करने लगा। मार्शल ने अतिरंजित लहजे में चिल्लाकर पूछा कि क्या वह लूसी थी और क्या वे डेटिंग कर रहे थे। उसने दावा किया कि वह एक अमीर घराने की लड़की थी जो आवारागर्दी के लिए जानी जाती थी, और चेतावनी दी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईथन ने भौहें सिकोड़ी और जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने बेला की डांटने वाली आवाज सुनी। उसने उससे कहा कि मार्शल सही कह रहा था, वह परिवार एक अलग ही दुनिया से था। उसने जिद की कि वह अब से उससे कम मिले और आगे कहा कि चूंकि वह अभी छोटा है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए कि वह किसी के भी साथ आवारागर्दी न करे। उन शब्दों को सुनकर उसे बेहद असहज महसूस हुआ। आखिरकार एक सहपाठी ने बस उसे घर तक लिफ्ट दी थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वह उसे दूसरों के साथ आवारागर्दी करने के बारे में भाषण दे रही थी। ईथन ने बेला को तिरछी नजर से देखा। बिना किसी दूसरे विचार के शब्द उसके मुंह से बाहर निकल आए। उसने उससे कहा कि वह अब एक वयस्क बड़ा हो चुका है और अपने दोस्त खुद चुनना उसका अधिकार है। थका हुआ महसूस करते हुए उसने पहले अंदर जाने का फैसला किया। वह सीधे आंगन में चला गया, बेला को वहीं खड़े रहने दिया, जो उसके कमरे के दरवाजे को एकटक घूर रही थी। उसकी नजर तब तक गंभीर बनी रही जब तक कि मार्शल ने आखिरकार बोलकर उसका ध्यान नहीं भटकाया, जिससे बेला ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि
इथन को उस रात अपने माता पिता के साथ अपने अंक साझा करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। अगला कदम पकड़े जाने से बचने के लिए यूनिवर्सिटी का आवेदन भरना था। उसने उस दिन का इंतजार किया जब बेला घर पर नहीं थी ताकि वह स्कूल की लाइब्रेरी जा सके। उसने कंप्यूटर पर आवेदन भरा। कुछ दिनों बाद वह कुछ किताबें वापस करने के लिए लाइब्रेरी लौटा। घर जाते समय उसकी मुलाकात लूसी और उसके दोस्तों के ग्रुप से हुई। उसका इरादा उन्हें नमस्ते करके आगे बढ़ने का था, लेकिन लूसी ने अचानक पूछा कि क्या वह एक साथ किताबें लौटाने चलना चाहता है। इससे पहले कि वह जवाब भी दे पाता, उसने उसके दोस्तों को मजाक करते सुना। जाहिरा तौर पर जन्मदिन वाली लड़की आज स्केटिंग करने जाना चाहती थी। तब जाकर उसे याद आया कि आज लूसी का जन्मदिन था। असभ्य नहीं बनना चाहते हुए वह मान गया। यह ग्रुप कस्बे के सबसे बड़े स्केटिंग रिंग पर पहुंचा। उसे चुपचाप खड़ा देखकर लूसी ने कुछ स्केट्स उठाए और पास आई। उसने पूछा कि क्या उसने कभी पहले स्केटिंग की है। उसने उसे चिंता ना करने को कहा और उसे सिखाने की पेशकश की। उसने सिर हिलाया और वे दोनों रिंग के केंद्र की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उन्होंने दूसरे हिस्से में बेला और मार्शल को देखा। ईथन हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर शांत रहने वाली बेला मार्शल के साथ स्केटिंग रिंक में आएगी। स्वाभाविक रूप से पूरे अभिवादन किया। लूसी इस मुलाकात से एक पल के लिए उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर उसने शिष्टता से अपना परिचय लूसी के रूप में दिया। दूसरी ओर बेला ने कुछ नहीं कहा। बेला ने लूसी को ठंडी नजर से घूरा, स्पष्ट रूप से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक संगीत तेज हो गया। पूरे रिंक में जो लोग आराम कर रहे थे वे माहौल के जीवंत होते एक बार फिर खुशी से फिसलने लगे। मार्शल ने पूरे उत्साह के साथ बेला और ईथन को बर्फ की ओर खींचा। उसने उन्हें जल्दी करने का आग्रह किया और बेला, जिसकी जबान पर अभी भी शब्द थे, मार्शल द्वारा निष्क्रिय रूप से खींचे जाने के कारण उन्हें निगलने पर मजबूर हो गई। ईथन इस दृश्य पर मुस्कुराया, लेकिन लूसी दूसरी तरफ चली गई। चूंकि ईथन पहली बार स्केटिंग कर रहा था, इसलिए उसे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। इसलिए उसने लूसी को अपना हाथ पकड़ने दिया और बर्फ पर धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन करने दिया। उसने समझाया कि उसके घुटने थोड़े मुड़े होने चाहिए, इस तरह 8 के आकार में घूमते हुए, जैसे जैसे लूसी उसका नेतृत्व कर रही थी। उसने उसे कई महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाई। सच कहें तो वह एक जन्मजात शिक्षिका थी। उसके मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे बुनियादी बातें सीखी और आखिरकार उससे हाथ छोड़ने को कहा। वह अकेले फिसलने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि उसने अपने संतुलन का बहुत अधिक आकलन कर लिया था। सिर्फ 2 कदम चलने के बाद उसने अपना नियंत्रण खो दिया और अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। भाग्यवश लूसी तेज थी और उसने गिरने से ठीक पहले उसे पकड़ लिया। जैसे ही वे गोल घूमे, अगले ही पल उनके शरीर एक दूसरे के करीब आ गए। वे उसकी सांसों को महसूस कर सकता था और थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। वे खड़ा होने ही वाला था कि उसकी नजर पास में ही मार्शल पर पड़ी, जिसके हाथ बेला की कमर पर थे। थोड़ा झुकते हुए मार्शल के होंठ बेला के होठों के कोने को छू गए। उन दोनों के लिए उस पल में समय जैसे थम गया था और उनके चारों ओर जोरदार तालियां बज उठीं। लूसी ने ईथन का पीला चेहरा देखा और पूछा कि क्या वह डर गया था, और सुझाव दिया कि वे थोड़ी देर आराम करने चले। उसने सिर हिलाया और दोनों लाउंज की ओर चले गए। लूसी कुछ सोडा खरीदने काउंटर पर गई, जिससे ईथन अकेला रह गया, जब तक कि भड़काऊ हाव भाव और पोशाक वाली एक औरत उसके पास नहीं आई। वह औरत एक उत्तेजक नजर के साथ ईथन की तरफ खिसकी और पूछने लगी कि क्या उसके जैसा हैंडसम लड़का अपनी बहन का इंतजार करते हुए अकेला महसूस कर रहा है। जैसे ही वह बोली, उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सौभाग्य से लूसी हस्तक्षेप करने के लिए ठीक समय पर लौट आई। वह दृढ़ता से ईथन के सामने खड़ी हो गई और मांग की कि वह औरत क्या कर रही है। देखकर कि वह अकेला नहीं था, वह अजनबी औरत शर्मिंदा होकर चली गई। लूसी वापस मुड़ी, स्पष्ट रूप से पूछने ही वाली थी कि क्या वह ठीक है, लेकिन तभी अप्रत्याशित घटना घटी। ईथन के स्केट्स अचानक फिसल गए। उसने अपना संतुलन पूरी तरह से खो दिया और सीधे लूसी की तरफ गिर पड़ा। सहज रूप से उसे संभालने और गिरने से रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपट गया और वे दोनों काफी जोर से टकराए। वे पहले से भी अधिक करीब थे और ईथन उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया और माफी मांगने की तैयारी की, बेला की गुस्से भरी आवाज बगल से गूंजी।
उसने जानना चाहा कि वे क्या कर रहे थे। जैसे ही वे धीरे धीरे अलग हुए, ईथन ने बेला की बर्फीली तीखी नजर देखी। वह उन दोनों को घूर रही थी। उसकी आवाज फैसले से भरी हुई थी। ईथन, उसने कहा, यहाँ सार्वजनिक रूप से एक लड़की को इस तरह गले लगा रहे हो। उसने पूछा कि क्या उसमें जरा भी आत्मनियंत्रण है, या क्या उसे पता भी है कि वह क्या कर रहा है। उसने उससे अपने साथ घर चलने को कहा, और जैसे ही वह बोली, उसने उसकी कलाई इतनी कसकर पकड़ी कि सच में दर्द हुआ। लूसी ने यह समझाने की कोशिश की कि उसने जो देखा वह एक गलत फहमी थी, लेकिन उसी पल मार्शल ने हस्तक्षेप किया। पास में ही खड़ा मार्शल अचानक फर्श पर गिर पड़ा और अत्यधिक पीड़ा में चिल्लाने लगा। बेला का ध्यान तुरंत भटक गया। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। मार्शल कराने लगा, अपने पैर को कसकर पकड़े हुए। उसने दावा किया कि किसी ने गलती से उसे टक्कर मार दी थी और ऐसा लगा कि उसका टखना काफी बुरी तरह मुड़ गया था। यह सुनते ही बेला ने तुरंत उसके स्केट्स उतारे और उसे उठाने में मदद की। उसे अस्पताल ले जाने का वादा किया। जाने से पहले उसने ईथन पर एक आखिरी वाक्य फेंका, अकेले घर जाओ। और इस तरह वह चली गई। ईथन वहीं जम गया, देखता रहा कि कैसे मार्शल उसे एक विजयी ताना मारती नजर देने के लिए पीछे मुड़ा। वह सब कुछ समझ गया। तब हमें दिखता है कि ईथन आखिरकार समझ गया कि मार्शल ने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन बेला ने एक भी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। उसने एक और बात की पुष्टि भी की, बेला के दिल में मार्शल हमेशा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सच कहें तो यह एक दर्दनाक एहसास था। एक पल वह उससे दूसरी औरत के करीब होने के लिए डांट रही थी, अगले ही पल उसने मार्शल के लिए उसे छोड़ दिया। उसने बिना दोबारा सोचे उसे उसी औरत के साथ अकेला छोड़ दिया। बाद में अपने कमरे में लौटने पर उसने पूरी तरह से थका हुआ महसूस किया। वह हिलना भी नहीं चाहता था। उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटने के बारे में सोचा, लेकिन गलती से वह डेस्क से टकरा गया। टक्कर से एक पेंसिल होल्डर गिर गया और उसमें से मुड़े हुए कागज से बना एक छोटा सा बाहर निकल आया। वह खामोशी से उसे घूरता खड़ा रहा। उसे याद आया कि यह वही गुलाब था जो बेला ने बहुत समय पहले उसके लिए मोड़ा था। यह एक अलग समय की निशानी थी। तब उनका रिश्ता बहुत करीब था। यह लगभग किसी क्लासिक युवा नाटक युद्ध ड्रामा के दृश्य जैसा था। उसने एक कहानी देखी थी जहां एक लड़की एक लड़के के लिए फूल मोड़ती है। इसलिए उसने बेला को तब तक चिढ़ाया था जब तक कि वह उसके लिए एक फूल बनाने के लिए तैयार नहीं हो गई। बेला, यह न जानते हुए कि क्या करना है, कागज के फूल ठीक से मोड़ना सीखने के लिए कई ट्यूटोरियल देखने पड़े थे। आखिरकार उसने इसी गुलाब को पूरा किया। उस समय उसकी आंखों में अपार स्नेह था जब उसने उसके सिर को सहलाया और इसे उसे सौंप दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसे उपद्रवी आफत कहा था। तब जैसे ही उसने अपने हाथों में वह छोटा सा गुलाब लिया, उसका दिल भर आया था। उसकी छिपी हुई भावनाएं तुरंत सतह पर आ गई थीं और एक पल के लिए उसे सच में विश्वास हो गया था कि बेला भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती है। बाद में वह गुलाब गायब हो गया था और वह बहुत लंबे समय तक दुखी रहा था, जो पीछे मुड़कर देखने पर थोड़ा ज्यादा लगता है। उसने मूल रूप से बेला से एक और गुलाब मोड़ने के लिए कहने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके बीच इतनी सारी चीजें बदल जाएंगी। अब इस गुलाब को दोबारा देखकर उसे उदासी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने दिल में राहत की एक असीम भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि जब जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा चाहत थी उसका समय बीत जाता है तो वह चीज अपना सारा अर्थ खो देती है, बिना एक पल की हिचकिचाहट के। उसने कागज का गुलाब उठाया और कचरे में फेंक दिया। अब इसे जाने देने का समय आ गया था। तभी दरवाजे के बाहर से किसी आदमी की आवाज आई जो पूछ रहा था कि क्या कोई घर पर है, और उसके कुछ पल का समय मांग रहा था। ईथन रुका, ये सोचते हुए कि इस समय कौन मिलने आ सकता है, और यहीं पर हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ईथन जल्दी से बाहर निकला, यह देखने के लिए कि उसे कौन बुला रहा था, और वहां उसने डाकिये को आंगन के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी साइकिल के सहारे खड़े पाया। वह आदमी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, अपने हाथ में एक मोटा दस्तावेज का लिफाफा पकड़े हुए। जैसे ही वह गेट के पास खड़ा था, ईथन ने अपनी पहचान की पुष्टि की। पूछा कि क्या उसके लिए कोई डाक है। डाकिये ने बस सिर हिलाया और लिफाफा सौंप दिया। उसने थोड़े से उतावलेपन के साथ इसे खोला और किनाबे यूनिवर्सिटी से प्रवेश पत्र, एडमिशन लेटर देखते ही उसका दिल आखिरकार हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके सीने से एक भारी पत्थर हट गया हो
और आखिरकार सब कुछ तय हो गया था। इतने अच्छे मूड में वह उस रात गहरी नींद सोया और जब उसने अगले दिन अपनी आंखें खोली तो घर के बने खाने की सुगंध पहले से ही हवा में तैर रही थी। जैसे ही परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ, बेला भी वापस आ गई, जिससे ईथन की मां ने पूछा कि मार्शल कैसा है। बेला ने जवाब दिया कि वह ठीक है और कोई गंभीर बात नहीं थी। वह एक आकस्मिक बेपरवाही से बोली जो लगभग हैरान करने वाली थी। उसने समझाया कि यह सिर्फ एक हल्का खिंचाव स्प्रेन था और वह उसे पहले ही घर छोड़ चुकी थी। इस मामले को पूरी तरह से खारिज करते हुए उसकी बात सुनकर ईथन खामोशी से खाता रहा। जैसे जैसे खाना आगे बढ़ा उसने कुछ भी न कहने का फैसला किया। फिर बेला ने दोबारा बोला, ने माता पिता को सूचित करते हुए कि सेना आर्मी से एक पत्र आया है जिसमें उनसे अपनी छुट्टी जल्दी समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। उसने घोषणा की कि वह अगली ही सुबह निकल जाएगी, जिसने स्वाभाविक रूप से ईथन के माता पिता को चौंका दिया। हालांकि वे सहयोगी बने रहे और उसके पिता सबसे पहले बोले, यह कहते हुए कि यदि यह सेना का आदेश है तो उसे देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उससे अपना खाना खत्म करने और जल्दी अपना सामान पैक करने को कहा, जबकि ईथन की मां की आवाज में अफसोस का भाव था। वह चिंतित थी कि शादी की योजनाएं अभी के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एक ऐसा विचार जो हवा में लटका हुआ लग रहा था। किसी कारण से बेला ने अपनी आंख के कोने से ईथन पर एक नजर डाली। देखा कि वह अपना सिर नीचे किए खाना खा रहा था और पूरी तरह बेपरवाह दिख रहा था। उस दृश्य ने उसके सीने में अचानक एक सिहरन पैदा कर दी और झिझक के एक छोटे से पल के बाद उसने आखिरकार अपना जवाब दिया। उसने सुझाव दिया कि उन्हें इसे टाल देना चाहिए क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी। शायद साल के अंत तक इंतजार करना सही रहेगा। और माता पिता ने सहमति में सिर हिलाया। बेला ने ईथन को एक बार फिर देखा, जैसे कि कोई चीज उसे उससे प्रतिक्रिया रिएक्शन लेने के लिए उकसा रही हो। उसने जिक्र किया कि उसका प्रवेश पत्र एडमिशन लेटर किसी भी दिन आता ही होगा, यह ध्यान दिलाते हुए कि मार्शल ने भी उसी स्कूल में आवेदन किया था। उसने सुझाव दिया कि चूंकि वे दोनों साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इसलिए वे एक साथ यात्रा कर सकते हैं और रास्ते में एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। चूंकि वे वैसे भी एक ही स्कूल जा रहे थे, इसलिए एक जोड़ी के रूप में यात्रा करना समझदारी भरा था। और ईथन के माता पिता ने सहमति में सिर हिलाया। ईथन ने उस प्रवेश पत्र के बारे में सोचा जो उसे उस दोपहर मिला था, एक पल के लिए सोचते हुए कि क्या उसे अभी बोल देना चाहिए। इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसकी मां बोल पड़ी, बेला की ओर सीधे एक ऐसे अनुरोध के साथ देखते हुए जो मां के हुक्म की तरह महसूस हो रहा था। उन्होंने बेला से कहा कि एक बार जब वे साउथ वेस्ट पहुंच जाएं तो वह अपने भाई का ख्याल रखे। यह स्वीकार करते हुए कि वरना उन्हें चैन नहीं मिलेगा। मुंह में चावल भरे हुए उन शब्दों को सुनकर ईथन ने चुप रहने का फैसला किया। सच कहें तो यह आसान रास्ता लग रहा था। उसने खुद से कहा कि अपनी मां को परेशान ना करना या उनकी नींद खराब ना करना ही बेहतर है। वह साउथ वेस्ट पहुंचकर सब कुछ आसानी से समझा देगा। और इस तरह वे चारों एक ही मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे, जबकि उनके दिलों में तीन बहुत ही अलग तरह के विचार चल रहे थे। अगली सुबह पूरा परिवार जल्दी उठा और बेला को उसकी यात्रा पर विदा करने के लिए दरवाजे पर इकट्ठा हुआ। सब कुछ होने के बावजूद ईथन ने अपनी बहन के जाने की तैयारी करते ही उसे विदाई के कुछ सलाह भरे शब्द देने की पहल की। उसने उससे कहा कि वह रास्ते में सावधानी बरते और बेला ने सिर हिलाया। अपनी खुद की गंभीर हिदायतें देने से पहले उसकी ओर देखा। उसने उसे चेतावनी दी कि वह मार्शल को सच में नहीं जानता है और भविष्य में उसे बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। उसने आगे कहा कि कक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं और उसे ध्यान केंद्रित करने व अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उसने उससे कहा कि खुद को साबित करने के लिए साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी पहुंचने तक का इंतजार न करे, एक बड़ी बहन के अधिकार के लहजे में बोलते हुए। ईथन ने चुपचाप सुना, कोई प्रतिवाद या तर्क नहीं दिया, लेकिन वह बेला को खुद को टकटकी लगाकर घूरते हुए महसूस कर सका था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके किसी स्टैंड लेने का इंतजार कर रही हो। इसलिए उसने बस बेपरवाही के भाव के साथ सिर हिला दिया। उसने उसे वही मानने दिया जो वह चाहती थी, आगे कुछ भी कहने की कोई इच्छा न रखते हुए, जो स्वाभाविक रूप से शांति बनाए रखने का उसका अपना तरीका था। जैसे ही बेला ने अंदर चढ़ने के लिए कार का दरवाजा खोला, मार्शल की आवाज ने अचानक दूर से उसे पुकारा। बेला उसे सहारा देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी और पूछा कि जब उसका पैर अभी भी जख्मी था तो वह इतनी दूर क्यों आया। मार्शल ने जवाब दिया
कि चूंकि वो आज सेना में जा रही थी इसलिए उसे अलविदा कहना ही था, जबकि ईथन ने दखल न देने का फैसला किया। विदाई के बाद ईथन मुड़ा और बिना दोबारा देखे वापस आंगन में चला गया। सच कहें तो वह काफी देख चुका था। बेला ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसके दूर जाते ही उसकी पीठ की एक आखिरी झलक देखी। उसने खुद से कहा कि एक बार जब वे दोनों साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे तो वे अभी भी एक दूसरे को देख सकेंगे और बात कर सकेंगे। मार्शल के साथ कुछ आखिरी शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वह सैन्य जीप में सवार हो गई, जो जल्द ही क्षितिज की ओर गायब हो गई। दिन का बाकी हिस्सा जल्दी बीत गया। जब रात हुई तो ईथन जल्दी अपने कमरे में चला गया और अपना सामान पैक करने लगा। कल सुबह जल्दी वे इसके बजाय किंग बे यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने के लिए इस जगह को छोड़ रहा होगा। उसने राजधानी और किंग बे पर काफी शोध किया था, अच्छी तरह जानते हुए कि वहां सर्दियां भीषण हो सकती हैं। उसने ठंड से खुद को बचाने के लिए भारी कपड़ों की कई परतें पैक की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मौसम के बदलाव के लिए तैयार था। उसने बाजार से खरीदी गई हर चीज को भी सहेज कर रख लिया। अपने डेस्क के दराज को साफ करते समय उसकी नजर अचानक दो पारिवारिक तस्वीरों पर पड़ी। एक तब की थी जब वह बहुत छोटा था, बेला के उनके परिवार में शामिल होने से बहुत पहले ली गई थी। उस पुरानी तस्वीर में सिर्फ वे 3 लोग थे। दूसरी तस्वीर सिर्फ 2 साल पहले ली गई थी, जिसमें बेला भी शामिल थी। पारिवारिक तस्वीर 3 लोगों से बढ़कर 4 लोगों की हो गई थी, लेकिन ईथन ने केवल मूल 3 लोगों की तस्वीर ही ली। उसने इसे अपने सूटकेस में रखा, अपना सामान व्यवस्थित करना पूरा किया और आखिरकार सोने चला गया, जो उसके लिए शांति का एक दुर्लभ क्षण था। उस रात वह बिना सपनों के गहरी नींद सोया। अगली सुबह जब आसमान अभी भी हल्का धुंधला ग्रे रंग का था, उसने रहने वाले कमरे लिविंग रूम में एक पत्र छोड़ा, अपना सूटकेस उठाया और चुपचाप खिसक गया। उसके आसपास सब कुछ पूरी तरह से शांत था। उसके माता पिता अभी भी सो रहे थे। हमेशा के लिए जाने से पहले उसने अपना सिर घुमाया और एक आखिरी बार उनके बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा। उसके दिल में हजारों शब्द अनकहे रह गए। वे सभी एक एकल खामोश विचार में सिमट गए। उसने अपने माता पिता के लिए अपना ख्याल रखने की एक खामोश दुआ मांगी, फिर एक दृढ़ कदम के साथ आंगन से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद हम उसे राजधानी जाने वाली ट्रेन में सवार होते हुए देखते हैं। जैसे ही पहिए घूमने लगे, उसके पिछले जीवन की यादें सतह पर आ गईं। उसे वे साल याद आया जब उसे अपमानित करके गांव से भगा दिया गया था। उस समय जब हर कोई उसे नीची नजर से देखता था, तब वे उस पर एक आवारा कुत्ते की तरह उंगली उठाते थे। लेकिन इस बार वह वही गलतियां नहीं दोहराएगा। वह सब कुछ पीछे छोड़ रहा था। वह आखिरकार अपने लिए जीने जा रहा था। खिड़की के बाहर उगता हुआ सूरज धीरे धीरे क्षितिज के ऊपर चढ़ने लगा। उसका मानना था कि उसका जो इंतजार कर रहा था वह निस्संदेह एक उज्जवल भविष्य था, उस चढ़ते हुए लाल सूरज की तरह ही दीप्तिमान। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, उसकी आंखें अनंत उम्मीद और आगे आने वाले समय की गहरी चाहत से चमक उठी। अब से उसे यकीन था कि हर दिन बेहतर होगा, लेकिन इतनी जल्दी उठने के कारण वह थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा था। जागने और सोने के बीच झूलते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका सिर किसी के कंधे पर टिका हुआ है। वह तुरंत चौंक कर जाग गया। उसकी आंखें हैरानी से खुली जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसके बगल में एक जाने पहचाने चेहरे ने उसकी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि क्या वह आखिरकार जाग गया है। यह पता चला कि वे एक ही नाव में सवार थे। वो भी किंग बे यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई थी, जिससे उसे बहुत हैरानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और इस तरह वे दोनों यूनिवर्सिटी में अपने नए जीवन की ओर एक साथ यात्रा करने लगे। इस बीच पारिवारिक घर में ईथन के पिता और माँ किसी भी अन्य सुबह की तरह जागे। वे हमेशा की तरह नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गए। मेज पर प्लेटें और कटलरी करीने से सजाई। यह देखकर कि ईथन अभी भी बाहर नहीं आया है, उसकी माँ ने अपने हाथ पोंछे और उसे देखने गई। उन्होंने दरवाजा बिना ताला लगा पाया। इसे धकेल कर खोलते हुए उन्होंने देखा कि उसका सारा रोजमर्रा का सामान गायब था। बिस्तर लगा हुआ था, कमरा पूरी तरह से साफ था और ईथन कहीं नहीं दिख रहा था। घबराई हुई उसकी माँ की आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी, जब तक कि उनकी नजर डेस्क पर रखे एक पत्र पर नहीं पड़ी। उसने घबराहट में पुकारा, अपने पति को जल्दी आने के लिए चिल्लाते हुए, क्योंकि उनका बेटा गायब हो गया था। उसकी आवाज में खतरे की घंटी सुनकर ईथन के पिता भागते हुए अंदर आए और जानना चाहा कि उसके गायब होने से उसका क्या मतलब है।
जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उसने उन्हें वे पत्र सौंप दिया जो उसे डेस्क पर मिला था और उनसे इसे पढ़ने का आग्रह किया। उसने उनसे कहा कि कमरे में सिर्फ यही एक चीज बची है और जिद की कि वे इसे तुरंत खोलें। उसने धीरे से कागज की ओर हाथ बढ़ाया। उसने नीचे देखा और लिफाफा देखा। सामने का हिस्सा मम्मी और पापा को संबोधित था। उसने इसे जल्दी से खोला। उसने पत्र बाहर निकाला और उसे खोला। इसकी शुरुआत हुई, पापा मम्मी, जब तक आप इसे पढ़ेंगे मैं पहले से ही राजधानी जाने वाली ट्रेन में होना चाहिए। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मुझे वास्तव में जो मिला था वह किंगबे यूनिवर्सिटी का प्रवेश पत्र था, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का नहीं। बिना विदा कहे जाने के लिए कृपया मुझे माफ कर दें, लेकिन चिंता ना करें। एक बार जब मैं किंगबे में बस जाऊंगा तो मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं आपको फोन करूंगा या लिखूंगा, चिंता ना करें। ईथन। उन आखिरी शब्दों को पढ़ने के बाद उसके पिता की आंखों में शुद्ध सदमे की एक चमक कौंध गई। ईथन पहले ही किंग बे जा चुका था। वह संभावना पहले से ही ट्रेन में था। ईथन की माँ वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। किंग बे, यह साउथ वेस्ट नहीं था। उसे इतना यकीन था कि लिली लिली भी सोचती थी कि वह साउथ वेस्ट जा रहा है। उस लड़की के साथ क्या गड़बड़ थी? ऐसा नहीं हो सकता था। उसने जिद की कि उससे लिली को फोन करना होगा और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन ईथन के पिता ने उसे रोक दिया। ईथन पहले ही जा चुका था और अब लिली को बताने से कुछ नहीं बदलने वाला था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि ईथन ने बसने के बाद फोन करने का वादा किया था और वे उससे पूछ सकते थे। फिर उसकी माँ ने इस पर सोचा और महसूस किया कि उसके पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बीच साउथ वेस्ट स्पेशल फोर्सेज में हम लिली को एलिट ट्रेनिंग कैंप के कप्तान के रूप में काम करते हुए नए रंगरूटों को ड्रिल कराते हुए पाते हैं। अचानक उसने अपने दिल में घबराहट की एक अकथनीय लहर महसूस की, जैसे कि वह कोई बेहद महत्वपूर्ण चीज खो रही हो। लिली ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि उसके दिमाग में ईथन की एक अचानक छवि दिखाई दी। उसने अपना सिर हिलाया। ईथन जल्द ही साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी आ रहा था। वे बहुत जल्द एक दूसरे को फिर से देखेंगे। तो भला वह उसे कैसे खो सकती थी? उसे बिल्कुल याद नहीं रहा कि ईथन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह किंग बे जा रहा है। सच कहें तो उसकी याददाश्त उसे धोखा दे रही थी। अपने विचारों को साफ करने के बाद लिली ने अपना मूड ठीक किया और अपनी पुरानी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण सत्र जारी रखा। अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद लिली कुछ सामान खरीदने के लिए सड़क पर निकल गई। उसने मान लिया था कि ईथन अपनी जरूरत का सब सामान नहीं लाएगा, इसलिए उसने उसके लिए कुछ दैनिक आवश्यकताएं खरीदने की योजना बनाई जो आमतौर पर जल्दी खत्म हो जाती हैं क्योंकि वह सामान का एक पहाड़ उठाए हुए थी। एक सहकर्मी ने उसे देखा और बातचीत शुरू की। साथी अधिकारी ने उससे पूछा कि वह इतनी सारी चीजें क्यों जमा कर रही है। ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका देवर साला बैरक में आ रहा है। लिली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने इसका खंडन नहीं किया, गहराई में एक अकथनीय खुशी महसूस करते हुए। जैसे जैसे दिन एक के बाद एक बीतते गए, आखिरकार साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की शुरुआत का दिन आ गया। लिली ने अपने वरिष्ठों से विशेष छुट्टी मांगी और सीधे यूनिवर्सिटी की ओर गाड़ी चला दी। वे एक तरफ खड़ी रही। उसकी आंखें गेट से प्रवेश करने वाले छात्रों को बेताबी से स्कैन कर रही थी। भीड़ में उसे खो देने से डर रही थी। उस समय उसे लगा कि उसने पास में ही एक जाना पहचाना चेहरा देखा है। जैसे ही वह पास जाने ही वाली थी, उसने अपने पीछे एक हैरान कर देने वाली आवाज सुनी। लिली, क्या तुम यहाँ जानबूझकर मेरा इंतजार करने आई हो? यह उसके गृहनगर का एक दोस्त था, लेकिन लिली ने मुश्किल से ही उस शोर को सुना। उस व्यक्ति ने बात करना जारी रखा, ये बताते हुए कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन लाइनों में कहीं भी ईथन को नहीं देखा था। उन्होंने ध्यान दिया कि इस वर्ष यूनिवर्सिटी के लिए आधिकारिक नामांकन सूची में ईथन का नाम भी नहीं था। लिली ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस की जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी। इस खबर ने उस पर एक शारीरिक प्रहार की तरह असर किया और उसे लगा जैसे वह किसी गहरी खाई के किनारे खड़ी हो। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। जैसे ही उसने फुसफुसाया, यह कैसे संभव है? वह यूनिवर्सिटी जिसमें ईथन हमेशा जाना चाहता था, वह साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी थी। वह सोचने लगी कि वह अचानक क्यों चला जाएगा, लेकिन तभी लिली के शब्द अचानक रुक गए क्योंकि उसे आखिरकार याद आया कि ईथन ने उससे पहले क्या कहा था। दीदी, मैं पढ़ने के लिए किंगबे जाना चाहता हूँ। उसने उससे कहा था कि वह एक शिक्षक बनना चाहता है, यह दावा करते हुए कि यह उस पर बेहतर जंचता है। उसने हमेशा माना था कि यह सिर्फ एक मजाक था, कुछ ऐसा जो उसने इसलिए कहा था क्योंकि वह जेक के साथ बहुत अधिक समय बिता रही थी, लेकिन वास्तव में
उसके सच्चे इरादे थे। वह अपनी योजनाओं को उससे पूरी तरह से छिपाने में कामयाब रहा था और उसके कभी ध्यान दिए बिना वह किंग बे के लिए निकल गया था। लिली बस इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सकी। वह ईथन को खोजना चाहती थी और उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहती थी। वह मुड़ी और अपनी कार की ओर बढ़ी, लेकिन जेक ने उसकी बांह पकड़ ली, यह गुहार लगाते हुए कि वह अभी अभी आया है और वहां किसी को नहीं जानता। उसने उससे अपने साथ रहने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त भी कर पाता, लिली ने उसका हाथ झटक दिया। अपना काम खुद संभालो, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। वह कार में बैठी और तेजी से निकल गई। जेक ने धुएं के गुबार को गायब होते देखा और निराशा में अपने दांत पीसे। उसने असहाय महसूस किया। फिर भी एक पल के विचार के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह मुड़ा और साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारों से होकर अंदर चला गया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह और लिली एकदम सही स्थिति में थे। ईथन राजधानी में दूर था और अब से कोई भी उसके और लिली के बीच नहीं खड़ा होगा। इस बीच हम लिली को रिहायशी परिसर में लौटते हुए देखते हैं, जहां उसने ईथन के माता पिता के फोन का जवाब देने का इंतजार करते हुए गांव के दफ्तर के लिए तुरंत नंबर मिलाया। उसका दिमाग पूरी तरह से हलचल में था। वह नहीं जानती थी कि वह क्या जवाब सुनना चाहती है, लेकिन वह जानती थी कि चाहे जो भी जवाब हो वह संतुष्ट नहीं होगी। जो परिणाम वह वास्तव में चाहती थी वह अब असंभव लग रहा था। उसकी पीड़ा के बीच ईथन की मां ने आखिरकार फोन उठाया। लिली, क्या तुम सेना में ठीक हो? लिली ने सिर हिलाया और कहा कि वह ठीक है। चिंता मत करो, उसने जोड़ा। मैं ईथन के बारे में पूछने के लिए फोन कर रही हूँ। क्या वह सच में किंग बे गया था? ईथन की मां ने पुष्टि की कि लड़का घर छोड़ने के अगले दिन चुपके से खिसक गया था। वह पीछे नहीं रुका था। उसने केवल एक पत्र छोड़ा था। यह सुनकर ईथन की मां को अभी भी अपने बेटे के प्रति गुस्से की एक सुलगती हुई भावना महसूस हो रही थी। लिली का दिल तुरंत बैठ गया। उसने फिर पूछा कि क्या तब से और से कोई अन्य पत्र या फोन आया है? ने समझाया कि वे सेना के बेस को आसानी से नहीं छोड़ सकते, इसलिए ईथन से संपर्क करने का एकमात्र तरीका फोन या मेल था। पत्र भेजने के लिए उसे उसके सटीक पते की आवश्यकता थी, जो उसके पास अभी भी नहीं था। सच कहें तो वह काफी हताश महसूस कर रही थी। उसके माता पिता भी खबर का इंतजार कर रहे थे और उन्हें आने वाले दिनों में उससे कुछ सुनने की उम्मीद थी। लिली ने उनसे कोई भी फोन नंबर या पता मिलते ही साझा करने की गुहार लगाई और मां सहमत हो गई। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, लिली ने अपने सीने पर एक अजीब सा वजन महसूस किया, यह महसूस करते हुए कि उनके बीच चीजें कितनी बदल गई थी। उसने अपने हालिया फैसलों पर विचार करना शुरू किया, यह सोचते हुए कि क्या वह सच में हाल ही में अपने सबसे अच्छे हित में काम कर रही थी। आगे का रास्ता जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल लग रहा था और ईथन के जाने की छवि उसके विचारों को परेशान कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके भविष्य के बारे में उसकी धारणाएं पूरी तरह से गलत थीं, जो निगलने के लिए एक कठिन घूंट था। उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि ईथन अब उसके नक्शेकदम पर नहीं चल रहा था या उसकी मंजूरी नहीं मांग रहा था जैसा कि वह कभी करता था। वह लंबे समय तक खामोशी में बैठी रही, फोन को घूरती रही, हर सेकंड उनके बीच बढ़ती दूरी को महसूस करती रही। लिली उसके जाने की अंतिम स्थिति के बारे में सोचने लगी। गहराई में सच्चाई को महसूस करने लगी थी। 3 शब्द उसके दिमाग में उभरे जिन्होंने वास्तव में उसके दिल के सबसे गहरे कोनों को डरा दिया। ऐसी भावनाएं जिन्हें उसने खुद में पहचाना तक नहीं था अंकुरित होने लगी थी, जिससे लिली पूरी तरह से उलझन में पड़ गई। धीरे धीरे वे आखिरकार ईथन के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को समझ रही थी। यह एक ऐसा एहसास था जो बहुत देर से आया था। इस बीच हम देखते हैं कि किंग बे यूनिवर्सिटी में ईथन ने पहले ही नामांकन के सभी जरूरी कागजात पूरे कर लिए थे। उसे भवन 5 के कमरा पंदी में आवंटित किया गया था। वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार होकर अपना सामान हॉस्टल के कमरे में ले गया। अंदर अभी तक कोई नहीं था। वह पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। कमरा 6 छात्रों के साझा करने के लिए डिजाइन किया गया था। कमरे में लोहे के बंक बेड थे और केंद्र में पढ़ाई और खाना खाने दोनों के लिए एक बड़ी मेज थी। ईथन ने दरवाजे के पास एक निचला बंक चुना और सफाई करना, अपना सामान खोलना और बिस्तर लगाना शुरू कर दिया।
जब तक उसने सब कुछ सेट करना समाप्त किया तब तक 1 घंटा बीत चुका था। यकीनन एक उत्पादक शुरुआत। अपने नए रहने के स्थान को साफ और व्यवस्थित देखकर ईथन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। अपना सूटकेस रखने के बाद उसने फैसला किया कि उसे अपने परिवार को बताना चाहिए कि वह सुरक्षित है। इसलिए वह एक फोन बूथ खोजने गया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसकी माँ की ताना मारती हंसी दूसरे छोर से रिसीवर के जरिए गूंजी। वह इस बात पर हैरान थी कि वह कितना काबिल हो गया था। बिना उन्हें एक शब्द कहे किंग बे खिसक जाने की हिम्मत कर रहा था। ईथन ने एक पल के लिए रिसीवर को अपने कान से दूर खींचा, इंतजार किया और फिर बोलने के लिए इसे वापस लाया। उसने उन्हें याद दिलाया कि उसने उन्हें किंग बे जाने की अपनी इच्छा के बारे में पहले भी बताया था। यह कोई गुप्त बात नहीं थी। उसकी माँ ने तुरंत पलटवार किया, इस बात पर जोर देते हुए कि उसे बिना कोई सूचना दिए चुपके से नहीं जाना चाहिए था। ईथन ने अपना सिर मला, परिचित तनाव को महसूस करते हुए, और आखिरकार अपनी माँ से एक शांत माफी की पेशकश की। यह सुनकर वे थोड़ी शांत हुई और पूछने लगी कि वह यूनिवर्सिटी में कैसे सेट हो रहा है। आखिरकार उसने एक फोन नंबर या पता मांगा ताकि अगर कुछ भी हो तो वह उससे संपर्क कर सके। ईथन ने समझाया कि कमरे में ही कोई फोन नहीं था, अकेला फोन केयरटेकर के बूथ पर स्थित था। उसने उसे वह नंबर दिया और बताया कि वह भवन 5 के कमरा 502 में था, जो एक काफी सरल व्यवस्था थी। हालांकि उसने उसे चेतावनी दी कि बूथ पर कई कॉल आते थे, इसलिए वे हमेशा जवाब देने में सक्षम नहीं होगा। यह वही जानकारी थी जो लिली ने उसे पहुंचने पर दी थी और अब वह इसे अपनी मां तक पहुंचा रहा था। फोन काटने से पहले उन्होंने कुछ मिनट और बात की। जब ईथन हॉस्टल वापस लौटा तो कई लोग पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उसके बगल वाले बिस्तर पर बैठा लड़का सबसे पहले दोस्ताना अभिवादन करने आगे आया। उसने पूछा कि क्या ईथन उसका नया रूममेट है और अपना परिचय शॉन के रूप में दिया। और इस तरह एक नया अध्याय आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। ईथन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपना परिचय दिया, जबकि बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और इस तरह कमरा नंबर 502 का समूह पूरा हो गया। उनमें शॉन भी था, जो एक बेहद हंसमुख और मिलनसार लड़का था जो ऊर्जा से भरपूर दिखता था। राजधानी का स्थानीय निवासी होने के कारण उसने बिना रुके तुरंत बात करना शुरू कर दिया, स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करने का आनंद लेते हुए। उसने ईथन और अन्य लोगों को शहर के सभी रोमांचक स्थानों के बारे में बताया और सुझाव दिया कि जब भी उनके पास समय हो वे एक साथ घूम सकते हैं। उसने अपने नए दोस्तों को अपना गृहनगर दिखाने के लिए उत्सुक होकर राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे की छुट्टियों के दौरान एक यात्रा का प्रस्ताव भी रखा। अन्य लोग हालांकि राजधानी से नहीं थे, लेकिन पास में ही रहते थे और स्वीकार किया कि वे शायद छुट्टी के लिए घर लौटेंगे। अंत में शॉन ने अपनी नजर ईथन की ओर घुमाई और पूछा कि क्या वह भी घर वापस जाने की योजना बना रहा है। ईथन झिझका। उसे याद आया कि वह बेन या अपनी बहन को बताए बिना किंग बे आया था, जो एक साहसिक कदम था। उसे यकीन था कि अगर वह अभी वापस गया तो बेन निश्चित रूप से उसे ढूंढते हुए आएगा और स्पष्टीकरण मांगेगा। गहराई में वह बस अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ईथन ने इस पर विचार किया और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने पुष्टि की कि वह छुट्टी के लिए वापस नहीं जाएगा और शॉन से इसके बजाय उसे राजधानी घुमाने के लिए कहा। शॉन उज्जवल रूप से मुस्कुराया, थोड़ा पास आया और सौदा पक्का करने के लिए ईथन के कंधे पर एक दोस्ताना थपकी दी। तब यह तय हो गया कि वे एक साथ मिलिट्री परेड देखने जाएंगे। उनके पहले ब्रेक के लिए एक आदर्श योजना। और इस तरह हॉस्टल में सभी के लिए किंग बे की यूनिवर्सिटी में जीवन वास्तव में शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार हम देखते हैं कि हर साल नए छात्रों को एक औपचारिक स्वागत समारोह में भाग लेना होता है। रूममेट्स सभी हॉस्टल के कमरे में इस कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। यद्यपि विवरण उनके लिए थोड़ा रहस्य बने हुए थे, लेकिन आगामी यूनिवर्सिटी कार्यक्रमों और सामाजिक समारोहों की तैयारी करते समय माहौल उत्सुकता से भरा हुआ था। वे अपने जीवन के इस नए अध्याय से अपनी अपेक्षाओं को साझा करते हुए एक साथ बैठे। यह उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो उच्च शिक्षा की दुनिया में उनके प्रवेश का प्रतीक था। हालांकि ईथन को एहसास हुआ कि केवल वही एक था जिसने नाचना नहीं सीखा था, जो उस क्षण स्वाभाविक रूप से काफी अजीब महसूस हुआ। अचानक शॉन ने एक उज्जवल विचार के साथ खामोशी को तोड़ा। एक ऐसे प्रदर्शन का सुझाव दिया जिसे वे एक हॉस्टल के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे।
उसने लड़कियों के हॉस्टल के सहयोग से एक बॉलरूम डांस का प्रस्ताव रखा, यह सोचते हुए कि बाकी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे सभी नाचना जानते थे और काफी उत्सुक थे। वे जानते थे कि बॉलरूम डांसिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थी, लेकिन ईथन की झिझक को अनदेखा करना मुश्किल था। इसे ध्यान में रखते हुए शॉन ने उससे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी नाचना नहीं जानता, क्योंकि वह उसे आसानी से सिखा सकता है। ईथन ने आखिरकार अनिच्छा से सिर हिलाया, खुद को याद दिलाते हुए कि वह किंग बे यूनिवर्सिटी क्यों आया था। वह खुद को बेहतर बनाना चाहता था और एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि नाचना सीखना एक शुरुआत थी। जैसे ही वे विवरणों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, ईथन के दिमाग में अचानक एक सवाल आया। उसने शॉन से पूछा कि उसने वास्तव में इस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए किस लड़कियों के हॉस्टल के साथ तालमेल बिठाया था। शॉन ने अपने माथे पर हाथ मारा, यह महसूस करते हुए कि वह योजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को लगभग भूल ही गया था। उसने सुझाव दिया कि यदि वे खाली हैं तो वे तुरंत उन्हें ढूंढने जाएं, और सभी बाहर जाने के लिए सहमत हो गए। तभी ईथन के लिए एक संदेश आया जिसमें उसे पोर्टर के पोर्टस लॉज पर एक फोन कॉल के इंतजार के बारे में सूचित किया गया। वह स्तब्ध रह गया। उसने कुछ ही दिन पहले तो घर फोन किया था, अब उसे कौन फोन कर सकता था। ये महसूस करते हुए थोड़ा घबराया हुआ कि घर पर कुछ हुआ होगा, उसने शॉन से कहा कि उसे जाना है। उसने बाद में उनसे मिलने का वादा किया और शॉन ने सिर हिलाते हुए कहा कि वे जिम या कैफेटेरिया में होंगे। ईथन सहमत हो गया और लॉज की ओर तेजी से बढ़ा। भागते समय उसका दिमाग तरह तरह की संभावनाओं से भरा हुआ था। उसने रिसीवर उठाया और उसे अपने कान से सटाया, यह पूछते हुए कि क्या उसके माता पिता के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ से आवाज सुनी तो वह एक लंबे भारी क्षण के लिए शांत हो गया। यह उसकी बहन बेला थी। रिसीवर के जरिए उसकी आवाज सुनकर उसकी आंतरिक चिंता शांत होती महसूस हुई। हालांकि जैसे ही उसे याद आया कि उसने क्या किया था, उसकी राहत जल्दी ही बढ़ते गुस्से में बदल गई। उसकी आवाज बेकाबू होकर तेज हो गई, जिसमें गुस्से की एक तीखी धार थी जिसे वह पूरी तरह से दबा नहीं सकी। उसने जानना चाहा कि क्या ईथन के पास कहने के लिए कुछ है, लेकिन उसके कानों में केवल एक भारी खामोशी पड़ी। इस खामोशी ने बेला को अजीब तरह से असहज कर दिया और जैसे ही वह दोबारा बोलने ही वाली थी, ईथन ने आखिरकार जवाब दिया। उसने उससे कहा कि वह पहले ही वह सब कह चुका है जो उसे कहना था और उसका दिमाग अब पूरी तरह से साफ है। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और उसे वह उसके मंगेतर फियांसे को अब से एक साथ अच्छे जीवन की शुभकामनाएं दी। जैसे ही उसने बात खत्म की, बेला को अचानक अपने सीने में जकड़न महसूस हुई और उसने एक सवाल पूछना शुरू किया। उसने पूछना शुरू किया कि क्या यह उसकी वजह से था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ईथन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने उससे कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि वे भाई बहन थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक का अपना जीवन जीने के लिए था। उसने जीवन में अपना उद्देश्य खोजने का दावा किया। उसे एक बार फिर आश्वासन दिया कि उसकी चिंता अनावश्यक थी। उसके शांत अलग थलग शब्दों को सुनकर बेला को असहजता की एक लहर अपने ऊपर महसूस हुई। उसने उसे खुद से दूर होते हुए महसूस किया, फिर भी गहराई में महसूस किया कि वह अभी भी परवाह करती है, भले ही वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे कहा जाए। दूसरी तरफ की खामोशी को देखते हुए ईथन ने फैसला किया कि वह अब अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता। उसने उससे कहा कि उसके पास करने के लिए काम है और वह अब फोन काटने जा रहा है, एक साधारण अलविदा के साथ और किसी जवाब का इंतजार किए बिना। वह कॉल समाप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। गेट कीपर के लॉज से निकलने से पहले अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए वह एक पल के लिए शांत खड़ा रहा, शॉन के पहले के निर्देशों का पालन करते हुए। हम उसे बाकी समूह को खोजने के लिए जिम की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी लोग पहले से ही जोड़ों में अभ्यास कर रहे थे। लड़के और लड़कियां एक साथ कदम सीख रहे थे। शॉन ने उसे तुरंत देख लिया और हाथ हिलाकर इशारा किया। ईथन को उनके साथ शामिल होने के लिए बुलाया। ईथन द्वारा लड़कियों से जल्दी से अपना परिचय कराने के बाद शॉन ने उसे याद दिलाया कि चूंकि वह एक शुरुआत करने वाला बिगिनर था, इसलिए उसने विशेष रूप से उसके लिए कमरे में सबसे अच्छी डांसर को बचाकर रखा था। उसे खोजने के लिए चारों ओर देखते हुए शॉन ने पास में खड़ी एक लड़की की ओर इशारा किया। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था।
उसने समझाया कि चूंकि वह एक विशेषज्ञ थी, इसलिए वह उसे सीखने में मदद करने के लिए सबसे आदर्श साथी होगी। हम उस लड़की लिली को ईथन से अपना परिचय कराने के लिए बाकी समूह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वह एक प्राकृतिक सहजता के साथ आगे बढ़ी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह बिल्कुल जानती थी कि वह क्या कर रही थी। शॉन का मानना था कि उसके मार्गदर्शन के साथ ईथन बिना किसी समय के अपने अनाड़ी कदमों को असली कौशल में बदल देगा। उसने उन्हें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, संगीत के ऊपर सुने जाने के लिए अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया। जिम का माहौल जीवंत था, जो लयबद्ध कदमों की आवाज और धीमी बातचीत से भरा हुआ था। शॉन ने सोचा कि चूंकि वे लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए उनके बीच ज्यादा अजीबपन नहीं होगा। उसने आधिकारिक तौर पर ईथन को लिली की देखरेख में सौंप दिया और उसने एक शांत आश्वस्त करने वाली स्वीकृति दी। जैसे ही शॉन अपनी खुद की दिनचर्या का अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ा, ईथन ने थोड़ी झिझक के साथ स्वीकार किया कि वह पूरी तरह से एक शुरुआत करने वाला था।